100% गारंटीड जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं चैप्टर 1 से रियल नंबर से वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा बेटा। ये बहुत इफेक्टिव है जिससे आप पता लगा सकते हो कि इसमें एलसीएम निकाल के आएगा या फिर एचसीएफ निकाल के आएगा। देखो ये क्वेश्चन ना पढ़ने में कई बार बच्चों को थोड़ा सा ना डरावना लगता है कि अरे यार इसमें क्या करना होता होगा, मतलब एम निकालना है भाई। राम राम भाई सारे आना है। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छा कर रहे होगे। मैं आपका इस पूरी जर्नी में आपका हमसफर, आपका दोस्त, आपका साथी, मोटिवेशनल दोस्त। तो आज मैं यार बस केला लेने आया हुआ हूँ, सुबह है ना, जिम जाना है। तो चलो भैया से पूछ लेते हैं केला कितने का क्या दे रहे हैं। ठीक है चलो भैया के केला दो ना। कैसे है केला? 60 रुपये केला। इसमें से दे दो। तो यस केला ले लिए इसके बाद में। तो हाँ ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताना भूल गया, आप लोगों का आज यार बहुत स्पेशल क्लास है। एक्सपेक्टेड पेपर वाला जो होता है ना वो शुभम सर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से क्लास को अटेंड करना, ठीक है। बाकी हमारे साथ में हमारे भैया है। भैया कैसे हो? बढ़िया। चलो ठीक है फिर केला ले लिए, चलते हैं। पैसा दिया ही नहीं मैं भैया को। चलो भैया चलो ठीक है स्टूडेंट्स, केला ले लिए, अब चलते हैं। आप लोग क्लास अटेंड करो, आप लोगों को क्लास के बाद मिलता हूँ मैं। चलो बाय एवरीवन। जय महाकाल। हेलो डॉक्टर्स, हाउ आर यू डूइंग? मैं आपका अपना शुभम विजय सर, एसवी सर, और मैं आपको आज वेलकम करता हूं। एक बहुत ही अच्छा सेशन है, आप लोगों का फेवरेट सेशन है, यानी कि आज हम करने वाले हैं 100% गारंटीड जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं चैप्टर 1 से रियल नंबर से वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। और लास्ट में एक सरप्राइज है जो मैं क्लास के बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से अपन क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। हाँ बट एक रिक्वेस्ट, और मैं चाहता हूं कि भाई पहले ये वीडियो आप कब देखें, जब आप ये ज्यादा इफेक्टिव होगा जब आप जो पीछे की जो मैंने क्लासेस दी हैं उनको एक बार देख लो। आपका चैप्टर अगर कंप्लीट है तो ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इजीली समझ में आएगा। चलो फिर देखते हैं किस पैटर्न के क्वेश्चन आपके या किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन ऑब्जेक्टिव टाइप से, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। तो पढ़ते हैं, समझते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, ग्रेटेस्ट बड़ा सा बड़ा, ठीक है, एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। यानी कि अपने को दो स्पीड दे रखी है ना। गिवन स्पीड क्या क्या है, एक है 95 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट, मतलब कि 95 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, और दूसरी स्पीड अपने को जो दे रखी है वो है 177 मीटर पर मिनट। अब ये पूछ रहा है कि अगर दो स्पीड से चल रही है तो ज्यादा से ज्यादा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड इन विच अ गर्ल कैन वॉक दिस। यानी कि इसमें ये पूछ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़ा इसमें से कॉमन क्या स्पीड है जो ये सेम स्पीड से चल रही होगी। कहने का मतलब बड़े से बड़ा, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, कॉमन दोनों में जो सेम है, कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। एक तो ये तरीका होता है समझने का। दूसरा तरीका जो बताऊंगा बेटा ये बहुत इफेक्टिव है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि इसमें एलसीएम निकाल के आएगा या फिर एचसीएफ निकाल के आएगा। और वो तरीका है, ऑप्शंस देखो, अगर आपको ऑप्शंस दोनों नंबरों से छोटे दिख रहे हैं सारे के सारे, मतलब समझ जाना कि फिर ये एचसीएफ होगा, क्योंकि एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर से छोटा आता है और एलसीएम जो होता है वो गिवन नंबर से बड़ा आता है, जो कि आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा। इज इट क्लियर? तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें सिंपली HCF फाइंड कर दो। क्या कर दो? फाइंड द HCF ऑफ 95 एंड 171। चलो फिर जल्दी से निकालते हैं। आपको तो तरीका पता ही है 95 का, तो ये जा रहा है 5 से, 5 1 जा 5, 5 9 जा, ये हो गया 19, 1 जा। दूसरा क्या हो गया 171, चलो आई थिंक ये 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, फिर ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 19, ये 19 1,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबको आता है, कैसे करते हैं अपन? 95 को लिखेंगे क्या? 95 को लिखेंगे 5 इंटू 19। 171 को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3 इंटू 19। बताओ भाई, दोनों में कॉमन जो होगा वो कहलाएगा आपका HCF। तो बड़े से बड़ा कॉमन इसमें 19 ही आ रहा है, तो HCF हो गया आपका 19। आपका आंसर हो गया 19 मीटर पर मिनट। चेक कर लो, ये है। तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, जब भी ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर लिखना होगा तो देखो सॉल्यूशन मैटर नहीं करता, उसमें आंसर मैटर करता है। लेकिन फिर भी सॉल्व तो दिखाना होगा। और आप, मैं बोलूंगा इसको बैक में मत दिखाओ, इसको वहीं दिखाओ जहां क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन है तो उसी में दिखाओ, ठीक है, उसमें सॉल्यूशन दिखाओ। लेकिन आंसर को प्लीज इस तरीके से, जो भी ऑप्शन दे रखा है और जो आपका सही आंसर, इस तरीके से आप लिखेंगे। आप ऑप्शन नंबर भी डालोगे और उसका जो आंसर है वो भी डालोगे। ये दोनों डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इज इट क्लियर? नहीं तो सिर्फ ऑप्शन डालोगे तो भी कंफ्यूजिंग लगता है, और कई बार सिर्फ आंसर लिखोगे तो भी टीचर को परेशान हो जाता है। दोनों लिखो, बेस्ट है। इज इट क्लियर? नोट कर लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 3 अलार्म, 3 अलार्म क्लॉक है जो कि 20 इंटरवल के इंटरवल में बजता है, एक 25 इंटरवल में बजता है और एक 30 इंटरवल में बजता है, ठीक है। अगर ये तीनों शुरुआत में 12 बजे मान लो तीनों को एक साथ बजाए, अब पूछ रहा है एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब उसके बाद वो एक साथ तीनों कब बजेंगे। तो बेटा इसमें देखो, हो सकता है एक साथ वो कितने बार भी फ्यूचर में बज सकते हैं, लेकिन कम से कम एक साथ वो कब बजेंगे? 12 बजे के बाद। यानी कि अपने को क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन, जो तीनों एक साथ बजेंगे, फैक्टर। तो इसमें निकालना है एलसीएम। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है? ऑप्शन चेक करो, है ना। तो नो डाउट 20, 25 और 30 मिनट से पहले तो बजने से रहे, उसके समय के बाद ही बजेंगे, तो आंसर आपका इससे बड़ा ही आएगा। तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, क्या करोगे? सिंपली फाइंड एलसीएम ऑफ किसका 20 मिनट, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू बस लिख रहा हूं यहाँ पे 25 और 30, तीनों का निकाल लो। इज इट क्लियर? तो बड़ा ही सिंपल है। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में। तो चलो 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा 25, 5 5 जा 5 1 जा 30, 2 15 3 5 5 1। चलो फिर लिखते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5। और 30 को, अब एलसीएम मैंने क्लास में, मैंने एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से सिखाया है कि कैसे करते हैं, यहां और अच्छे से बता दे रहा हूं एक बार ताकि आपसे गलती ना हो। बेटा जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसको एक ही बार लिया जाएगा, और अगर कोई दो में भी कॉमन आ रहा है, मान लो 2 इधर भी आ रहा है, इधर तो नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, तो इसको भी एक ही बार माना जाएगा। बाकी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। तो अब कैसे लेंगे एलसीएम? अच्छे से ध्यान देना और प्लीज प्रैक्टिस करना। पहले इसको ले लेते हैं 2, एक एक करके लेते जाएंगे, फिर इसको ले लेते हैं 2, फिर इसको 5। इज इट क्लियर? अब देखो ये 5 अभी तक नहीं आया, तो एक इसको भी लेंगे। सबको लेना होता है इसमें एलसीएम में। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन, इसमें सबको। लेकिन ये देखो ये एक बार आ चुका है ना पूरा, इसलिए इसको फिर नहीं लेंगे। ये देखो ये 2 भी एक बार आ चुका है तो इसको फिर नहीं लेंगे, तो यहाँ लेंगे सिर्फ 3। ये भी आ चुका है तो इसको नहीं लेंगे। तो जो तीनों में एक बार आ चुका है या 2 में एक बार आ चुका है उसको नहीं लेते। कितना आएगा? 5 2 10, ठीक है, 10 हो गया, और 5 25, तो 25, 2 2 4 हो गए, और 25 4 100, 100 इंटू 3 300 मिनट। अगर आप इसको घंटे में आप कन्वर्ट करते हो फॉर एग्जांपल, तो 3 घंटे, इसको 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मिनट में 1/60 आवर होते हैं, है ना। क्योंकि देखो ये तो पता ही होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितना होगा? 60 डिवाइड कर दो 1/60 आवर। तो 1/60 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 65, यानी कि हो गया 5 घंटा।
इसका मतलब कि अगर कोई आपका 12 बजे, ये 12 अलार्म बजे हैं, तो फिर ये 5 बजे, अब शाम के 5 बजे ये बजेंगे। ऑप्शन आप अच्छे से लिख देना, सी 5 PM, ये आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? अच्छे से नोट करो, बहुत सिंपल है और ये इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके 101% आने वाले बेटा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है भाई, आ जाता है, और अगर ये आ गया तो भाई चांदी है आप लोगों के लिए, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे दिया, एलसीएम दिया, एचसीएफ निकालना है। बेटा पता है अपने को, ये तो मैं कितने बार क्लास में बताया, ये सबका फेवरेट होता है, लेकिन अगर ये भी आपको नहीं पता है अभी तक तो बेटा दिक्कत है, इसको सीख लो यार, ये तो बहुत सिंपल है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, ए इंटू बी। एलसीएम दे रखा है 60, एचसीएफ निकालना है, बहुत जल्दी बनता है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है, कितना दे रखा है 1080, तो भाई एचसीएफ क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया डिवाइड, 6 1 जा 6, 6 30, 6 30, 36, 6 42, 6 8 जा 48। एक बार आप डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा ए। हड़बड़ी नहीं करना है, अच्छे से करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो बेसिक्स जिन्होंने लिया है अपना मैथ्स में, उनमें इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एसर्शन रीजन के थोड़ा मैं आपको सिखाऊंगा, ये बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, इसीलिए अपन एसर्शन को थोड़ा अच्छे समझेंगे कि क्या होता है। तो एसर्शन बेस्ड में पहले रूल है ये, इसमें क्या होगा, आपको दो चीज दिया होगा, डायरेक्शन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ए स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन इज फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ आर, मार्क द करेक्ट आंसर। इसमें आपको दो चीज दिया होगा, एक एसर्शन दिया होगा और एक उसका काइंड ऑफ रीजन दिया होगा। एसर्शन काइंड ऑफ एक स्टेटमेंट होता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक रीजन होता है, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी, आपको इसको आंसर को एबीसीडी में लिखना होता है। एक अब टिक करोगे आप जब आपका एसर्शन और रीजन दोनों सही है, मतलब एसर्शन का स्टेटमेंट, रीजन का स्टेटमेंट दोनों सही है, और जो रीजन है वो एसर्शन का एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इज इट क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई है ना, आई इज यूज्ड फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट, ये असर्शन हो गया है ना, आई सीज द ऑब्जेक्ट, ये एक असर्शन हो गया। और रीजन में हो गया कि भाई बिकॉज व्हेन द लाइट एंटर्स द आई देन द इमेज इज फॉर्म्ड इन द रेटिना एंड द रेटिना देन क्रिएट्स एन इमेज इन द ब्रेन। तो ये क्या है आपका, इसमें ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें असर्शन भी सही है, जो रीजन दिया है वो स्टेटमेंट भी सही है, और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि हम कैसे हम लाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो वही चीज है। दूसरा, असर्शन और रीजन तो सही है, तो दूसरा ऑप्शन आप कब डालोगे, लेकिन जो रीजन है वो उसका एक्सप्लेनेशन है नहीं, जैसे कि स्काई इज ब्लू है ना, और स्काई इज ब्लू, सन इज रेड फॉर एग्जाम्पल है ना, स्काई इज ब्लू और टीथ्स आर वाइट। तो अब ये दोनों तो सही है, ठीक है मैं भी एग्जाम्पल्स ले पा रहा हूँ यार, क्या बोलूं। तो अब लेकिन इनके बीच में कोई कनेक्शन तो है ही ना, इज इट क्लियर? तो यही चीज है, एप्पल इज रेड, स्काई इज ब्लू, तो इनके कोई कनेक्शन हुआ क्या, कोई रीजन एक्सप्लेनेशन हुआ नहीं, तो दोनों सही है लेकिन उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो बी लिखोगे। थर्ड, अगर असर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है, और फोर्थ असर्शन फॉल्स है और रीजन वाला स्टेटमेंट सही है। तो ये चार ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड होंगे, अच्छे से पहले पढ़ लेना और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। अब देखो इसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। असर्शन आपको दे रखा है, पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन डाल के पहले जो असर्शन का स्टेटमेंट है उसको लिख लेना। क्या दिया हुआ है, 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11। बेटा ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ये दो टर्म हो गए। और एक और दे रखा है यहाँ पे दूसरा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया, और प्लस 3, ये दूसरा टर्म हो गया। ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं वो बताना है। तो देखो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज में बताया भी हूं, अगर दोनों टर्म में कुछ कॉमन टर्म आ रहा है तो ये देखो, जैसे इसमें 11 कॉमन आ रहा है ना, 11 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 7 इंटू 13, याद करो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,
और यहाँ बचा +1। तो बेटा देख इसमें एक टर्म तो है ही 11 और दूसरा कहीं ना कहीं यहाँ से मिल जाएगा। तो जिसमें जिस नंबर के एक से ज्यादा टर्म होते हैं वो कंपोजिट होता है, तो ये तो कंपोजिट है भाई। इसमें भी देखो, इसमें अगर हम यहाँ देखें तो ये +3 है, 30 नहीं है 3। तो देखो एक यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 3 कॉमन आ ही रहा है, ठीक है। तो 3 कॉमन आ ही गया आपका, बाकी जो भी नंबर है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। तो इसमें भी एक से ज्यादा फैक्टर है, मतलब कि असर्शन इसका एकदम सही है, ठीक है। रीजन चेक कर लेते हैं एक बार, रीजन क्या है। रीजन 3 × 12 × 101 +4। अब ये बोल रहा है कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है। भाई मुझे तो लग रहा है ये कंपोजिट नंबर है। रीजन बीइंग इनमें 4 एज ए कॉमन तो आ ही रहा है। तो ये देखो एक तो 4 फैक्टर आ ही रहा है, 4 भी हालांकि 2 × 2 होता है तो वो तो एक फैक्टर बन ही रहा है। दूसरा यहाँ पे देखो 3 × 10 ये देखो 4 कॉमन आ गया ना इस वाले टर्म में से, तो क्या बचा 3 बचा, यहाँ 101, यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो +1, तो ये भी एक फैक्टर निकल रहा है यहाँ पे। तो यार 2 फैक्टर तो यहाँ पे 2 से ज्यादा तो दिख ही, एक से ज्यादा फैक्टर तो दिख ही रहा है इसमें। तो ये बोल रहा है कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है, जबकि ये कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब कि रीजन आपका गलत है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है। पीछे आप लोगों को बताया मैंने, असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सी और डी में बहुत ही टेंशन नहीं होता। सी और डी वाले जो केसेस बनते हैं ना वो तो सिंपल होते हैं। ए और बी में बस चेक करना होता है कि वो उसका सही रीजन है कि नहीं, बस वही बात है। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? अच्छे से समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो अच्छे से, कराया हुआ है बेटा, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जिसको भी पिछला कॉन्सेप्ट में दिक्कत है आप पहले वाली एक्सरसाइज मेरी देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। असर्शन बोल रहा है एचसीएफ ऑफ 2 or more than number is the product of the smallest power of each common factor involved in the number, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे दिया है कि HCF of this is 3। चलो भाई तो समझते हैं एक बार इसको कि क्या सीन है ना। चलो कौन सा क्वेश्चन है ये, 5th क्वेश्चन है ना। चलो ठीक है, तो अच्छे से समझना यहाँ पे। ये पहला जो ये एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि HCF होता क्या है, तो कोई भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर का जो HCF निकलता है बेसिकली वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि HCF हम निकालते हैं ना तो वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, दूसरे का भी करते हैं, तीसरे का भी करते हैं। तो उनमें जो स्मॉलेस्ट फैक्टर का जितने का कॉमन आ रहा है उन सबके प्रोडक्ट से ले लो। एक से ज्यादा कॉमन नंबर अगर आ रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट से तो HCF निकलता है। So the statement is very very correct and आप इसको as a definition of HCF consider कर सकते हो। So that means your assertion is very very correct। अब रीजन देखते हैं। रीजन में यहाँ पे ये बोल रहा है कि 3 नंबर का जो HCF है, क्या क्या नंबर है, 12, 21 और 15, इसका HCF होगा 3। चेक कर लेते हैं, क्या पता 3 ना हो, नहीं हुआ तो फिर रीजन आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। तो HCF तो हमको निकालना आता ही है, हम पहले 12 का निकाल लेंगे। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। दूसरा हम 21 का निकाल लेंगे, 3 7 जा 21, 7 और ये 1। और 15 का भी निकाल लो, 3 5 1। इज इट क्लियर? तो बताओ 12 का क्या बनेगा, 2 × 2 × 3। 21 का क्या बनेगा, 3 × 7। और 15 का क्या बनेगा, 3 × 5। बताओ भाई तीनों में सबसे ज्यादा कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो कॉमन, और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो सिर्फ 3 दिख रहा है, तो इसका आंसर एकदम सही है। तो यहाँ पे जैसा कि ये जो एक स्टेटमेंट है ये आपका पहले वाला जो डेफिनेशन उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा है, हमने देखो एक्सप्लेन करके दिए, इसीलिए असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज आल्सो करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसीलिए आप इसका आंसर ए डालोगे, क्योंकि ये दोनों में कनेक्शन दिख रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसा से रिलेटेड है। इसमें भी HCF की डेफिनेशन है, इसमें भी HCF निकाल के दिखा रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो अच्छे से देख लो, अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यस, तो ये बहुत ही एक प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बच्चों को लगता है
समझ में नहीं आता कि इसमें एचसीएफ निकालें एलसीएम निकालें, क्योंकि निकलेगा उन दोनों में से कोई एक। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, यानी कि एक ऐसा नंबर बताना है जिसको हम 306 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि अब एक मान लो 306 हो गया, दूसरा क्या है, मान लो इसका इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 612। तो 612 फॉर एग्जांपल एक नंबर है, तो क्या वो 306 से डिविजिबल है? मतलब उसको 306 से डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। और जो इससे भी डिविजिबल हो, मतलब कि वो जो नंबर आएगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर से बड़ा होगा, तभी तो वो नंबर इससे भी डिवाइड होकर कुछ रिमाइंड अपने को कुछ क्वेश्चन देगा और इससे भी डिवाइड होकर कॉमन होगा। तो यानी कि वो दोनों का कुछ ना कुछ लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि इसमें हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात है। तो बस यही चीज हमको बेटा क्लियर करना है, और ये थोड़े प्रैक्टिस से आएंगे, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आएगा। और इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो अपन यहाँ पे सिंपली निकालेंगे एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। नाउ ये आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है, ये आप करोगे। पीछे आंसर की मैंने पीडीएफ में दी है, आप देख लेना। एलसीएम निकालना आता है, दोनों को साथ लेके भी कर सकते हो, और अभी अभी सिखाया उस पैटर्न से आप लोग इस क्वेश्चन को बना लेना। अगर दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछना, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वेदर दिस इज अ प्राइम नंबर और ए कंपोजिट। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो बेटा आपकी किस्मत है। ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ठीक है। आप लोगों की मैं बोलूंगा सही मायने में एकदम किस्मत है ये, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे आपने ये सेम टू सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखा है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? सिंपली लिखोगे 3 × 12 × 101, ये एक नंबर हो गया और एक 4 हो गया। चेक करो क्या इनमें से इस नंबर में और इस नंबर में कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कुछ एक 2 भी अगर कॉमन आ गया ना तो भी ये कंपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ तो भैया 4 कॉमन आ रहा है, तो ये लो 4 तो कॉमन हो गया, एक फैक्टर तो मिल ही गया। दूसरा क्या बचेगा? 3 × 4 3 × 12 to 101 और ये हो गया +1। तो भाई एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। तो यहाँ लिखोगे सिंस द गिवन नंबर हैज मोर देन 1 फैक्टर, so it is a composite number। कैसा नंबर है ये? कंपोजिट नंबर। जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट बोलते हैं ना, तो ये तो कंपोजिट हो गया। एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल है, 4-5 लाइन में हो जाता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया बेटा तो किस्मत है आप लोगों की। इज इट क्लियर? सच में किस्मत है। इफ एचसीएफ ऑफ दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m-16। यार देखो ये क्वेश्चन ना पढ़ने में कई बार बच्चों को थोड़ा सा ना डरावना लगता है कि अरे यार इसमें क्या करना होता होगा, मतलब एम निकालना है भाई, इस टाइप का तो एनसीईआरटी में था ही नहीं। बट ये बहुत बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप जितना आपको पता है उतना कर लो। आप पहले एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकाल दो ये दोनों नंबर का, ठीक है। तो बताओ क्या होगा एचसीएफ? सो एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 आपको गिवन भी है, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म क्या है? 13m-16। यही है एचसीएफ, दे रखा है ना क्वेश्चन। तो चलो एचसीएफ निकालते हैं। पहले अपने को एचसीएफ निकालना आता है ना, कैसे निकालते हैं? ये हो गया 144, करो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सिंपल एकदम। 2 बस इसमें इसी में मेहनत और कुछ नहीं है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। आप लोगों को आदत है अगर ऐसी तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। मेरे को क्या लाइन खींचने की आदत है नहीं थी, बट ये करोगे अच्छा दिखता है। लाइन खींचा करो। 180, चलो इसका और बड़ा आएगा 2। देखो एचसीएफ निकालना फिर भी इजी रहता है क्योंकि इसमें नंबर छोटा आता है ना। एलसीएम में थोड़ा सा मेहनत लगता है। 2 9 जा 18, ये हो गया 2 4 जा 8, और बहुत आराम से करना है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 5 1 जा, हो गया, बड़े प्यार से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख सकते हो आप। अब कुछ नहीं करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे लिखते हैं? 144 के फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3।
और 180 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, चलो कॉमन देख लो भाई, क्या दिक्कत है, सिंपल है। चलो एक तो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे दोनों में, एक 2 और कॉमन आ रहा है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। एक यहाँ 3 कॉमन दिखा मुझे, ओके एक और 3, 2 3 कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये वाला 3 कॉमन आ गया दोनों में, और एक ये वाला आ गया। तो SCF कितना हो गया, SCF ये वाले स्टेटमेंट को यहाँ पे एक्सटेंड करें तो ये हो गया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। तो 36 इक्वल्स टू 13m माइनस 16। बेसिक अलजेब्रा है, माइनस 16 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 16। तो 36 प्लस 16, 36 प्लस 16, 6 2 जा 6 6 कितना हो गया 12 है ना, ऐड करना है बेटा, 3 4 5 52। तो ये हो गया 52 और ये हो गया 13m। 13 डिवाइड हो जाएगा तो m की वैल्यू हो जाएगी 52/13, बोले तो 4। क्या हो जाएगी बेटा m की वैल्यू 4, आपका आंसर आ गया 4। इतना करोगे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इज इट क्लियर? पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से नोट करके पॉज करके आप लोग करो, ये क्वेश्चंस आपके पूरे 100% आपके पेपर में दिखने वाले बेटा। ठीक है, बहुत दिमाग लगा के ध्यान में रख के रिसर्च करके ये चीज बनाई गई है। चलो भाई साहब, इस पैटर्न का तो आएगा ही, LCM निकालें SCF निकालें। चलो देखते हैं। एक फ्रूट वेंडर है, ठीक है, कोई दुकान वाला है, उसके पास 990 990 एप्पल है और 945 क्या है ऑरेंज है। इज इट क्लियर? ठीक, चलो एक सेकेंड सेव कर लेते हैं फाइल को। ठीक है, इतने हैं और इतने ऑरेंजेस है। ही पैक्स देम इनटू बास्केट, वो छोटे छोटे बास्केट बना रहे हैं। ईच बास्केट कंटेन ओनली वन ऑफ द 2 फ्रूट्स बट इन इक्वल नंबर। इक्वल नंबर में बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। तो देखो, कई बार अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो ये पूछ रहा है कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। तो अगर बास्केट ही कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई आंसर आपका इससे तो छोटा ही आएगा। बट फिर भी एक बार क्वेश्चन समझते हैं। इतने एप्पल्स हैं, इतने ऑरेंजेस हैं, ही पैक्स देम इनटू छोटे छोटे बास्केट्स बना रहा है। एक बास्केट में ईच बास्केट कंटेन ओनली वन ऑफ द 2 फ्रूट्स बट इन इक्वल नंबर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट। ठीक है, बट इन इक्वल नंबर बोल रहा है, मतलब कि क्या करेंगे अपन इसमें, इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। यस स्टूडेंट, बताओ भाई क्या होना चाहिए। देखो, अगर 2 ही ऑप्शन है, या तो LCM निकलेगा या SCF। LCM निकालोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा, क्योंकि 2 नंबर दे रखे हैं तो इससे ज्यादा ही आपका आंसर आएगा। तो इससे ज्यादा नंबर बास्केट होने का वो तो सेंस है ही नहीं। इतने तो फ्रूट्स हैं, इतने एक एक भी डालोगे अगर आप में तो इतने ही बास्केट बन सकते हैं, इससे ज्यादा कैसे बनेंगे। ठीक है, तो बास्केट में डालना है ना, जितने भी फ्रूट्स हैं। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, ईच बास्केट कंटेन ओनली वन ऑफ द 2 फ्रूट, यानी कि यहाँ पे अपने को SCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? HCF। तो दोनों का SCF निकालेंगे, यानी कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन, ज्यादा से ज्यादा वो उसमें वो कितने, दोनों में क्या कॉमन नंबर आ रहा है। ठीक है, उतने बास्केट अपने को इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट। ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव। तो एक काम करते हैं, पहले SCF निकाल लेते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया अपने को, क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट का है बट हमको ये पता चल गया कि इसमें SCF निकालना पड़ेगा। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी, ऐसे लिखोगे हियर नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन गिवन बास्केट। ठीक है, ये सिंपली ऐसे लिखोगे जो क्वेश्चन है वैसा, और यहां पे लिख दोगे HCF ऑफ जो भी आपको दे रखा है 990, 945। अब निकाल लो भाई SCF शांति से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, चलो निकालते हैं साइड में, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की प्राइम नंबर्स की। 990, चलो 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। ठीक है,
3 से शायद ये जा रहा है, मैंने मन में कैलकुलेशन किया, आप लोग करके देखना। 3 1 जा 3, अच्छा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है। 3 1 जा 3, 3 5 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, फिर 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर 5 से जा रहा है और फिर 11 से जा रहा है। अच्छा है, तो 990 का मल्टीपल क्या बना आपका, ये बन गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। और दूसरे का क्या आ रहा है आपका 945, इसको मैं यहां कर रहा हूं। 3 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा, फिर 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से जा रहा है, फिर ये 7 और ये 1। तो ठीक है, सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं है। क्या छोटे छोटे नंबर्स होते हैं ना तो दिक्कत नहीं है, वो बड़ा फैक्टर निकलता है ना तब दिक्कत आती है। कितना आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब कॉमन देख लो भैया, तो कॉमन तो एक तो 5 दिखा अपने को, एक 3 दिखा, एक और 3 दिखा, बाकी कुछ नहीं दिखा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट्स आपका SCF आ जाएगा यहाँ पे, जो आंसर भी होगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5, बोले तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, इसका मतलब कि फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट। हर बास्केट में अपने को कितना कितना डालना पड़ेगा, कितना कितना। अब मेरे को समझ में आया ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा था कि भाई इतने एप्पल है और इतने ऑरेंजेस है, अब सब में एक एक फ्रूट अपन डालना शुरू करेंगे, तो ऐसे बास्केट रखने की हर बास्केट में बराबर फ्रूट्स आए। तो यानी कि इन दोनों का सबसे कॉमन मल्टीपल क्या है 45। तो इसका मतलब अब जब आप हर बास्केट में अपने जितने भी बास्केट लिए होंगे ना उन सब में 45 तो आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, जितने भी बास्केट लोगे उसमें आपके 45 बैठ जाएगा। हर एक बास्केट में 45 फ्रूट्स आएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पैक्ड इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम, जिसमें आपको कम से कम बास्केट यूज करना पड़ेगा और हर बास्केट में आपके 45 फ्रूट्स डल जाएंगे। अब वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, आइदर एप्पल होंगे या ऑरेंजेस होंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, बट इतने फ्रूट्स आपके हर बास्केट में डल जाएंगे और आपके जो बास्केट यूज होंगे वो कम से कम होंगे। तो बेटा यही तो एप्लीकेशन होता है लाइफ का, कि चीजों को कैसे कॉस्ट कटिंग करके यूज की जाती है। तो बड़ा मजा आया मेरे को ये क्वेश्चन करने में। ठीक है, और कराने में भी। आंसर आपका 45 है, लास्ट में आंसर की मैंने दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो भाई 10 का दम। प्यारा सा क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज का उठ के आया है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए भाई, किस्मत है तो बिल्कुल आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। प्रूव करना है दैट इट इज अ रेशनल नंबर गिवन की √3 इज अ रैशनल नंबर। तो ये मेंशन्ड है, नहीं भी मेंशन्ड होता है तो हम ऐसा मान के ही चलते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन किया है, तो हम क्या करेंगे, लेट मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन 2 + √3/5 बी रैशनल नंबर, रैशनल मान लेंगे। तो अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, 2 + √3/5 = p/q। तरीका बताया है मैंने सेकेंड एक्सरसाइज में। सबको भेजो, बस √3 यहाँ छोड़ना है। तो पहले तो 5 भेज दिया मैंने, डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 5p/q। अब 2 को उधर भेज दो तो हो जाएगा √3 5p/q - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार रुको, चलो ये हो गया। बस कुछ नहीं करना है, आपका मन कर रहा है तो थोड़ा सा एलसीएम ले सकते हो आप यहाँ पे। ये हो जाएगा 2q एलसीएम, है ना। सब सिखाया हूँ बेटा एलसीएम कैसे लेते हैं, और आने वाले चैप्टर में और अच्छे सिखाऊंगा। ठीक है, सॉरी नीचे क्या आएगा, q आएगा। फिर यहाँ वही स्टेटमेंट कि RHS में तो आपका सारे के सारे रैशनल दिख रहे हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड में √3 वी नो √3 इज ए रैशनल नंबर एंड 5p - 2q इज ए रैशनल नंबर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स विथ आवर assumption, so the given number is a irrational number. So here right hand side is a rational number, but LHS √3 is a irrational number. So this contradicts this
contradicts with our assumption so 2 प्लस, ये लिखना पड़ता है कहानी को, 2 प्लस √3/5 is a irrational number। ठीक है, यस। इसके बाद में आपका वो है एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था एलसीएम निकालने का, ये उसका आंसर है, इसको करके देखना। और जितने लोग भी वो क्वेश्चन कर लेंगे, आप लोग जिसका भी ये आंसर आ जाएगा मेरे को नीचे कमेंट करके बताओगे कि सर हमारा ये वाला आंसर आया, तब मैं मानूंगा कि आपने इस क्लास को, जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली, क्योंकि सब हर कोई जानना चाहता है कि बोर्ड में क्या क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो तभी मैं मानूंगा कि आपने ये क्लास को पूरा अच्छे से अटेंड किया। इज इट क्लियर? और ऐसा कि आप लोग के लिए एक सरप्राइज था, तो भाई सरप्राइज ये है कि आप लोगों को मैं 2 शीट दे रहा हूं। एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके कुछ शीट टाइप्स, कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस विद आंसर की मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड करने वाला हूं, उसको प्रैक्टिस कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरा व्हाट्सएप चैनल भी, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो एक ये, इसको भी आप इसमें जुड़ जाओ, तो इसमें जो भी वीडियोस है मैं डालते रहता हूँ, जितनी मेरी वीडियोस आएंगी सब इसमें मैं एक एक पुश करते रहता हूँ। इज इट क्लियर? और बेटा ये तो ब्रह्मास्त्र है, अभी इसमें थोड़ा सा काम चल रहा है क्योंकि ये अभी लॉगिन मांगता है, इसको मैं ओपन प्लेटफॉर्म करवा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, आप हर एक चैप्टरों के वीडियोस, हर चीज आप लोग जो मैं बनाते जा रहा हूँ बेटा, ये सब सिस्टमेटिकली आपको इसमें मिलेगा। इज इट क्लियर? topperinstitute.com में इसमें जाओ, आपको एक सिस्टमेटिकली काम मिल जाएगा। इज इट क्लियर? आपका स्टडी मटेरियल, आपके जो क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, इसके नोट्स जो मैं सॉल्व किया और जो वीडियोस हैं, सब मिल जाएगा उसमें। इज इट क्लियर? चलो, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, है ना सेशन। और आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, अगले चैप्टर में हम लोग फिर अगले क्लास में पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट, आज इतना ही रखते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और उससे इंपॉर्टेंट बात, जय महाकाल, हर हर महादेव। वेलकम बैक अगेन। कैसी लगी क्लास? आई नो यार, ये कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको ये लगता था कि यार एनसीईआरटी तो कर रहे हैं लेकिन पेपर आता कैसा है। तो भाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सर ने करवा दिया है, अच्छे से कर लेना। और एक शीट भी देंगे सर टेलीग्राम ग्रुप में आई थिंक, और तो उसको सॉल्व कर लेना अच्छे से, 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन उसी से आने वाले हैं। चलो फिर ठीक है, कंटेंट अच्छा लगा लाइक कर देना यार, है ना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बाय एवरीवन।